जोहार, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हम लोग कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो आज की कहानी है नीलम देश की राजकन्या। नीलम देश की राजकन्या इस कहानी को लिखा है जैनेंद्र ने। जैनेंद्र के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। सबसे पहली बात, जो प्रमुख बात है इनके बारे में, वो ये है कि ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं और इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो मनोविश्लेषणवाद के श्रेणी में आती हैं। अच्छा, इसको नोट करने के लिए मुझे डायरेक्ट ही करना होगा। तो नीलम देश की राजकन्या ये कहानी का शीर्षक है। इसके रचनाकार हैं जैनेंद्र। जैनेंद्र के बारे में आप जानते होंगे कि मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। इन्होंने मनोविश्लेषणवादी रचनाएं की हैं। इनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोडियागंज नाम के गांव में। तो याद रखिएगा, इसमें इनका जो जन्म है वो कब है? 2 जनवरी। ओहो, मेरे पास वैसा प्लेन सरफेस नहीं है। 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोडियागंज नाम के गांव में इनका जन्म हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई। मैट्रिक पंजाब से उत्तीर्ण की। इनकी उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय में हुई। पढ़ाई छोड़कर ये उस समय का जो माहौल था उसके अनुसार ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। नागपुर में इन्होंने राजनीतिक पत्रों में संवाददाता का काम किया और प्रेमचंद के निकट संपर्क में रहे। लेकिन खास बात यह है कि प्रेमचंद के निकट संपर्क में रहने के बावजूद भी जैनेंद्र की कहानियां प्रेमचंद की कहानियों से काफी अलग हैं। जैनेंद्र उन कथाकारों की श्रेणी में है जिन्होंने हिंदी के आरंभिक कहानियों को एक दिशा प्रदान की थी। इन्होंने कई कहानी, उपन्यास और निबंध लिखे हैं। कुछ प्रमुख कहानियां हैं उनकी: फांसी, जयसंधि, वाताय, एक रात, ध्रुव यात्रा, 2 चिड़िया, पाजेब। पाजेब बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा नीलम देश की राजकन्या जो आप पढ़ने वाले हैं, और एक कहानी है इनकी खेल, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। उपन्यास, 3 उपन्यास हैं इनकी: परख, सुनीता और त्यागपत्र। ये तीनों उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। और निबंध संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, सोच विचार, पूर्वोदय, ये सारे इनके निबंध संग्रह हैं। आज हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है नीलम देश की राजकन्या। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यह एक राजकन्या की कहानी है। और वो राजकन्या कहाँ की है? तो वो नीलम देश की राजकन्या है। इस कहानी में एक लड़की के ऐसे उम्र की बात है जिसमें वो बचपन से युवा हो रही है, और इस उम्र को कहते हैं वयः संधि, यानी कि जहाँ पर 2 वयसों की संधि होती है। तो बचपन और यौवन, इन 2 वयसों की संधि है। और ऐसे समय में आप जानते होंगे कि ये जो अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं। उसके मन में काफ़ी कुछ चलता है, वो उसको बता नहीं पाता, और किशोरावस्था की जो समस्याएं होती हैं वो आप जानते हैं। तो इसी को लेकर के ये कहानी लिखी गई है। बहुत कठिन है किसी ऐसे विषय पर कहानी लिखना, क्योंकि बहुत आसानी से उन अनुभवों को व्यक्त करना सामान्य कथाकार के वश की बात नहीं होती है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि इन बातों को व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, और कई बार लगता है कि नहीं, इनके ऊपर बात होनी चाहिए ताकि जो बाकी समाज में लोग हैं उनको एक दिशा मिल सके। तो ज्ञानेंद्र कुमार ने एक ऐसा संवेदनशील, कह सकते हैं, मुद्दा इसमें उठाया है। मैं पहले आपको कहानी बता देती हूँ, और मैं पहले आपको कहानी के बारे में जो चीज़ें हैं, जो मुख्य बातें हैं, कहानी का सारांश है, किस तरह से इसे गढ़ा गया है, ये सारी बातें आपके साथ कर लेती हूँ, और फिर बाद में मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाऊंगी भी। तो हम सबसे पहले जानते हैं कहानी के बारे में। जैनेंद्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। ये तथ्य आप अभी जान चुके हैं कि जैनेंद्र कुमार जो है वो एक मनोवैज्ञानिक कथाकार है।
अपनी कहानी में वे असाधारण को पता नहीं सहज रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी समीक्षक का ऐसा मानना है कि वह किसी आदर्श पात्र की रचना नहीं करते। यदि व्यक्ति के अंदर में गहरे में बैठकर उसके यथार्थ को, जो ना केवल जटिल है बल्कि असाधारण भी है, उसे सहज रूप से उजागर कर देते हैं। उनके पात्र स्थूल से स्थूल की ओर यात्रा करते हैं और मनुष्य के उस स्वरूप को उद्घाटित कर देते हैं जिसे हम साधारणतः देख नहीं पाते हैं। नीलम देश की राजकन्या कहानीकार जैनेन्द्र कुमार की विरचित उनकी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें फंतासी के प्रयोग से, इसमें ये जो फंतासी है इसको इंग्लिश में फैंटेसी कहते हैं, और ये एक ऐसे संसार की रचना होती है जो काल्पनिक होती है। तो फंतासी के प्रयोग द्वारा नारी मन की प्रकृति और भाव दशा बखूबी प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत कहानी में कथानक का ताना बाना नीलम देश की राजकन्या को केंद्र में रखकर बुना गया है। अब हम सबसे पहले कहानी का सारांश जानेंगे कि कहानी है क्या, फिर हम ये जान पाएंगे कि उसका शिल्प क्या है। तो कहानी का सारांश जानते हैं। प्रस्तुत कहानी में कथानक का ताना बाना नीलम देश की राजकन्या को केंद्र में रखकर बुना गया है। वह अपनी सखियों के संग खुश रहती है, परंतु ना जाने क्यों उदास रहने लगती है। किन्नरियों को वह धुतकारती और अकेलापन उसे अच्छा लगता है। पहले क्या होता था कि जितनी रानियां होती थी उनको, मतलब जितनी राजकुमारी होती थी, तो उनको खुश रखने के लिए उनके आसपास किन्नर रहते थे। तो किन्नरियों को वह धुतकारती और अकेलापन उसे अच्छा लगता है। उसे जैसे किसी की प्रतीक्षा हो पर कोई राजपुत्र नहीं आता। यद्यपि वह चारों तरफ देख आती है। एक दिन किन्नर बालाएं हाथों में उपहार लिए प्रस्तुत होती हैं। उनके मुंह से राजपुत्र की इच्छा से उपहार लाए जाने की बात सुनकर राजकन्या उन्हें राजपुत्र को कैद खाने में डाल देने की बात कहती है। तत्पश्चात वह अपनी किन्नर साथियों से एक एक कर मिलती हुई राजकन्या उन्हीं के साथ क्रीड़ा मग्न होती है। प्रस्तुत कहानी में केंद्रीय नारी पात्र नीलम देश की राजकन्या तथा अन्य पात्रों में किन्नर बालाएं हैं। ये दो पात्र इसमें, एक तो राजकन्या है और दूसरा किन्नर बालाएं, ये दो पात्र इसमें प्रमुखता से आते हैं, जिनके मध्य रहकर राजकन्या का मन बदलता रहता है। किंतु एकाएक वह अपने मन में किसी की प्रतीक्षा का आभास पाकर उदास और खिन्न रहने लगती है। किन्नरियां उन्हें अकेला छोड़ देती हैं। राजकन्या पोखराज, पन्ने और हीरे के राजमहल में अपने सपनों में उपस्थित हुए राजकुमार को ढूंढती है, उदास होती है। तत्पश्चात उसे अकेलापन छलता प्रतीत होता है। एक दिन वह अपने वक्ष को दबाती हुई पुलक का अनुभव करती है। उसकी हर्ष की चीख निकल पड़ती है। बाहर उसे चारों तरफ बसंत आते हुए दिखाई पड़ता है। राजपुत्र की इच्छा अनुसार भांति भांति के उपहारों के साथ प्रस्तुत किन्नर बालाओं से स्पष्टतया बताती है कि राजपुत्र उसकी कैद में है। फिर राजकन्या अपने को अवसाद मुक्त पाकर अपने साथियों के साथ क्रीड़ा मग्न होती है। तो इसमें आपने देखा होगा इस कहानी में कि इस कहानी में जो केंद्रीय पात्र है वो नीलम देश की राजकन्या है, और उन्हीं का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। नीलम देश की राजकन्या एक ऐसे नारी पात्र के रूप में यहाँ पर चित्रित की गई है जो अपने सखियों के साथ क्रीड़ा मग्न होती हुई दिखाई पड़ती है। किसी की प्रतीक्षा का आभास पाकर उदास रहने लगती है और उसे प्रतीक्षा ही सत्य लगने लगती है, ऐसा कहानीकार का मानना है। इसमें जो संवाद है, जब आप कहानी पूरी सुनेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो कहानी आगे बढ़ती है वो संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो किसी भी कहानी में संवाद पात्रों के चरित्रोद्घाटन में सहायक होता है, जिनका अन्य संवादोचित गुणों से युक्त होने के साथ ही प्रभावोत्पादक और व्यंजक होना आवश्यक है। प्रभावोत्पादक का मतलब है कि जो प्रभाव छोड़ने में सक्षम हो, जो प्रभाव अपना छोड़ सके, और व्यंजक का मतलब है कि जिससे जो विशेषार्थ है वो निकल सके।
इस दृष्टि से नीलम देश की राजकन्या का कथन किन्नरियों के प्रति, तुम जाओ, मुझे तो तुमने बहुत आनंदित कर दिया है, मैं उतने योग्य नहीं हूँ, बस तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये जो संवाद है, या फिर इसके आगे देखते हैं कि राजकन्या कहती है, कैसा राजकुमार, कौन राजकुमार, तुम मेरी बैरन क्यों बनी हो। तो इन संवादों में आप देखेंगे कि ये दिखाई पड़ता है कि ये जो संवाद है वो प्रभावोत्पादक है और व्यंजक भी है। इसी तरह हम देखते हैं कि राजकन्या कहती है कि नहीं नहीं सखियां, सखियों ऐसी बात मत कहो, हम सब बचपन की संगिनी हैं, तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ। चित्र कभी उदास हो जाता है, सो ना जाने क्यों, पर मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूँ, तुम्हारी हूँ। अब इस संवाद में भी आप देखेंगे कि राजकन्या का जो कथन है वो काफी प्रभावित करने वाला है। इसमें पूरी कहानी में आपने देखा होगा कि राजकन्या की जो मानसिक स्थिति है वो बदलती रहती है। इसमें कहानीकार द्वारा राजकन्या की मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए कई स्थानों पर बाह्य वातावरण का चित्रण किया गया है। इस दृष्टि से हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बड़े बड़े प्रसादों के आंगन और कोष्ठों में जाकर राजकन्या अपने को बहलाती फिरती है, पर सब तरुणी संगनियों के बीच घिरी रहकर ही जाने कैसा सूना लगता है। चारों ओर होता हुआ अट्टहास चित्कार के रूप में घर उठा मानव सहस्रों कंकाल दांत किटकिट आकर विकाल विराट रूप से गर्जन कर रहे हों। हवा प्रचंड प्रचंड हो उठी। समुद्र दुर्दांत यानी भयंकर रूप से महल पर फन रूप से पटक पटक कर फुदकार करने लगा। जान पड़ा सब ध्वस्त हो जाएगा। इस तरह से इस कहानी में हम देखते हैं कि कन्या के माध्यम से नारी चरित्र की प्राकृत भाव दशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण करना कहानीकार का एकमात्र उद्देश्य रहा है। इसमें प्रयुक्त एक सेकेंड इसमें प्रयुक्त भाषा शैली में साहित्यिकता, गंभीरता और प्रतीकात्मकता विद्यमान है। साहित्यिकता यानी कि भाषा जो इसकी है वो बहुत अच्छी है और साहित्यिक रूप से सुगठित वाक्य इसमें प्रयोग किए गए हैं। गंभीरता है, देखिए विषय इसमें जो है वो काफी संवेदनशील है और उसके लिए जिस तरह की गंभीर भाषा शैली चाहिए वो लेखक ने इसमें अपनाई है। और प्रतीकात्मकता है, यानी कि प्रतीक रूप में बातों को इसमें कहा गया है। इस कहानी में विषय के अनुरूप जो शीर्षक है नीलम देश की राजकन्या, वो उपयुक्त जान पड़ता है क्योंकि पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नीलम देश की राजकन्या कहानी कला के तत्वों से युक्त कहानी है और यह कहानीकार की उत्कृष्ट कहानी है। इस कहानी में कहानीकार को आशातीत सफलता मिली है क्योंकि इतने संवेदनशील मुद्दे पर बात करना, अपनी बात को इस तरह से रखना कि एक किशोर वय युवती है और वो क्यों उदास रहती है, उसके मन में क्या चलता है, वह क्यों कभी खुश हो जाती है और कभी उदास हो जाती है, उसकी जो प्रतीक्षा है उसके मूल में क्या है, किस आनंद को वो प्राप्त करना चाहती है और किस तरह से उसे आनंद प्राप्त होता है। तो ये सारी बातें जो है वो काफी ऐसी बातें जिनके ऊपर जल्दी लोगों ने कहानी नहीं लिखी है, पर जैनेंद्र कुमार ने इस कहानी को बखूबी निभाया है। तो अब हम लोग कहानी सुनते हैं, कहानी क्या है पूरी कहानी सुनेंगे और इसके बाद हम कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि इसके बाद हम कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो इससे संबंधित है। तो पहले हम कहानी सुनते हैं। वह 7 समंदर पार जो नीलम का द्वीप है, वहां की कहानी है। वहां की राजकन्या को एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक जाने क्यों फीका लगने लगा। आमोद के सभी साधन हैं, अनेकानेक स्वर्ग की अप्सराएं सेवा में रहती हैं, अनेक अनेक गंधर्व बालाओं और किन्नरी तरुणियों के महल हैं।
तीन महल हैं, एक पुखराज का है, दूसरा पन्ना का है और तीसरा हीरा का है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये तीनों रत्न हैं और बहुत मूल्यवान रत्न हैं। अप्सराएं उनमें ऐसे डोलती हैं जैसे फुलवारी, और उनसे उज्जवल हंसी की फुहार फूट फूट कर पराग सी चहुं ओर बिखरी रहती है। और उनके आसपास सभी कहीं दुलार और अभ्यर्थना है। पर राजकन्या का जी जाने कैसा रहने लगा है। बड़े बड़े प्रासादों के आंगनों और कोष्ठों में जा जाकर राजकन्या अपने को बहलाती फिरती है। पर सब तरुणी संगनियों के बीच घिरी रहकर भी जाने कैसे उसे सूना सूना लगता है। कहती है, जाओ, मुझे तो तुमने बहुत आनंदित कर दिया है। मैं उतने के योग्य नहीं हूँ, बस तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे अकेला छोड़ दो। किन्नरियां सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। कोई वेणी में फूल खोस देती है, कोई राजकन्या की देह पर पराग बिखेर देती है। कहती है, सखी, हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगी। कहकर वे फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। राजकन्या कहती है, कैसा राजकुमार? कौन राजकुमार? तुम मेरी बैरिन क्यों बनी हो? इस पर वे किन्नरी बालाएं और भी खिलखिलाती हंसती हुई कहती हैं, कोई राजकुमार तो आते ही होंगे, नहीं तो हमने क्या बिगाड़ा है कि हमें झिड़कती हो। पर सखी जी, यह नीलम का द्वीप है, बीच में समंदर साथ हैं, तब धरती आती है। यहाँ तक कोई भी राजकुमार नहीं आ सकते हैं, यहाँ का यही नियम है। राजकन्या यह सुनकर वहां से चल देती है। कुछ नहीं बोलती। कुछ नहीं बोलती अप्सरा किन्नरियों की खिलखिलाहट पे उसके पीछे चलती है। तब राजकन्या हठात सोचती है, सब झूठ है, यह सब झूठ है। तो यह भीतर प्रतीक्षा कैसी? अभिषेक नहीं होना है तो रस इकट्ठा होकर मन को उभार की पीड़ा क्यों दे रहा है? जब किसी को भी नहीं आना है तो भीतर प्रतिक्षण यह नियंत्रण किसका ध्वनित हो रहा है? क्या किसी का भी नहीं? आंगन पुष्पित प्रतोक्षमान है। रोज रोज प्रातः सांध्य मैं उसे धो देती हूँ, आसन बिछा देती हूँ। क्या उस आंगन पर चलकर आसन पर अधिकार जमाने वाला सचमुच वह कोई नहीं आने वाला है? तब आंगन आप ही आप पुष्पित क्यों उठा है? आएगा ही। यदि कोई नहीं अपने पगचाप से उसे कपाता हुआ, अपने निक्षेप से उस कंपन को मिटाता हुआ, तो क्या मैं उसे अपने वक्ष को रोज रोज आंसुओं से धोया करती हूँ? क्यों है यह? क्या यह सब व्यर्थ है, सब झूठ? किंतु नहीं है व्यर्थ, नहीं है झूठ। किसी भी क्षण कंटकित हो उठने वाली मेरी पुष्पित देह मेरी प्रतीक्षा की साक्षी है। और वह प्रतीक्षा ऐसी सत्य है कि मैं कुछ भी और नहीं जानती। इस ओर यह सत्य है, तब उधर प्रतिसत्य है। वह है, कैसे नहीं जो आएगा, देखेगा, जिसके दृष्टि स्पर्श से ही मैं जान लूंगी कि मैं नहीं हूँ। मैं कभी नहीं थी, सदा वही थी, वही है, और मैं उसी में हूँ जो आएगा और मेरे सब कुछ को कुचल देगा। कहेगा, अब तक तू भूल थी, अब मेरी होकर तुम सच हो। तू यह अलग कौन? तू मुझ में हो। ऐसा जो वह है, मेरा अणु अणु कहता है कि वह है, मैं नहीं हूँ। प्रासाद अप्सराओं और किन्नरी कन्याओं से उद्यान बना रहता है, हरियाली, रंगीन और जगमग। राजकन्या की प्रसादन सेवा ही उन सेविकाओं का काम है, और वे ऐसी हैं कि निष्णात, उनकी विनोद लीलाओं का पार नहीं। राजकन्या के चारों ओर पुष्पहार के समान वे ऐसी इथी गुथी रहती हैं कि अवकाश कहीं से भी संधि पाकर राजकन्या के पास ही आ सके। क्या पता उस अवकाश संधि में से फिर कोई प्रश्न, कोई अभाव, कोई अवसाद ही झांकने लग जाए। पर एक अभाव तो झांकने ही लगा है, बाहर से नहीं, वह भीतर से ही झांक उठा। राजकन्या कुछ चाहने लगी, कुछ वह कि जाने क्या। किन्नरी कन्याएं यह देख सोच में पड़ गई। उनसे क्या असावधानी हुई? क्या उन्होंने राजकन्या के मन को कभी एक छत को भी अवकाश दिया है? अपने प्रभु वैभवशाली इंद्र की आज्ञा पर जो राजकन्या की सेवा में नियोजित हैं, सो क्या उन्होंने अपने कर्तव्य में तनिक भी त्रुटि की है? फिर यह राजकन्या में कैसे लक्षण दिखने लगे? और वे किन्नरी बालाएं अत्यधिक तत्परता से राजकन्या की जी बहलाव में लगी पड़ी। बोली, आओ राजकन्या, खेलें। राजकन्या ने फीकी मुस्कुराहट से कहा, खेलोगी? अच्छा, खेलो। किन्नरियां बोली,
राजकन्या, तुम यह कैसे बोलती हो? पहले हमसे ऐसे पराये भाव से नहीं बोलती थी। तुम्हारा मन कैसा हो गया है? हमसे उदास क्यों रहती हो? राजकन्या ने कहा, नहीं नहीं सखिया, मैं कहती तो हूँ, आओ खेलें। किन्नरियों ने विषण भाव से कहा। राजकन्या, हम जानती हैं तुम्हारा चित्त हमसे उदास है। हमसे ऐसी क्या भूल हुई? राजकन्या उन सबके गले मिल मिल कर कहने लगी, नहीं नहीं सखियों, ऐसी बात मत कहो। हम सब बचपन की संगिनी हैं। तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ? चित्त कभी उदास हो जाता है, सो जाने क्यों, पर मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूँ, तुम्हारी हूँ। किन्नरियों ने कहा, तुम अब हमारी नहीं रह गई हो राजकन्या, तुम अकेली रहती जा रही हो। अकेली? अकेलापन तो हाँ, मुझे कुछ कुछ लगता है। मैं क्या करूं? पर अब मैं ऐसे नहीं रहूंगी। अकेलापन मुझसे नहीं सहा जाता। किन्नरियों ने कहा, राजकन्या, अब हमारा खेलने का अंत आ गया दिखता है, जैसा भाग्य। किंतु राजकन्या, दोष तो हमारा कोई नहीं है। इस पर राजकन्या ने सबको एक एक कर अपनी छाती से लगाकर कहा, नहीं नहीं सखियों, मैं खूब खेलूंगी, खूब खेलूंगी। कभी कभी चित्त मेरा बुरा हो आता है, तब तुम यह मत समझो कि मुझे क्लेश नहीं होता। मन पर उस वक्त बड़ा बोझ रहता है, पर अब मैं खुलकर खूब खेला करूंगी, सच खूब खेला करूंगी। अरे अरे राजकन्या, तू कैसी बात करती है? खूब खूब खेला करेगी तू? भली खेलेगी तू। तेरे भीतर इस पुष्पित आंगन के किनारे से लगा जो आसन बिछा है और वहां एक की बाट जो हो रही है, वह क्या झूठ है? तू जानती है वही तेरा सच है। फिर क्या तू खेल में उसे पूरी तरह बिखेर देकर निबट रहना चाहती है? पगली, यह चाहती है तो करके देख। पर और राजकन्या क्या सचमुच खूब खूब खेलती रह सकी? पर खिलौनों से कब तक कोई अपने को बहला सकता है? अगले दिन गई वे किन्नरियां। कहाँ गई वे अप्सराएं? कहाँ गई गंधर्व बालाएं? पुखराज के उस बड़े बड़े आंगनों और कोष्ठों में राजकन्या भाग भाग कर देख आई। कहाँ गई वे सब सखियां? कहाँ गई वे सब मन की परियां? कहीं भी तो कोई नहीं दिखता। क्या वे सब सपना थी, माया थी? पन्नों का महल वह देख आई, हीरे का भी देख आई। कहाँ? कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। यहाँ से वहां से यहाँ भटक कर उसने देखा, कहीं नहीं, कोई नहीं। फूल है तो फीके हैं, पराग है तो बिखरा है, जो है सूना है। आई, तुम कहाँ गई हो सखियों? फिर मुझे छोड़ क्यों गई? और वह उस टकराहट के जवाब में भीतर मानो प्रतिध्वनित होता हुआ संबोधन भी सुनने लगी। वो राजकन्या, तुम अकेली कब नहीं थी जो अब अकेली ना रहो? हमसे तुम जब तक पहली तब तक हम थी। तुमने अपना अकेलापन संभाला और हम जिस लायक थी उस लायक रह गई। राजकन्या, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा है, इसे वही लेगा जो इसके लिए है। राजकन्या कहना चाहने लगी, नहीं नहीं, अब मैं अकेली ना रहूंगी, तुम सब आ जाओ, मैं अब खेलती रहूंगी, खेलती रहूंगी। पर अपने ही उत्तर में वह सुनने लगी, यह झूठ है राजकन्या, तू वह नहीं है, तू खुल नहीं है, तू उनसे अकेली है। यद्यपि अंत तक अकेलापन छल है। पल बीते, दिन बीते, मास बीते। राजकन्या पुखराज और पन्ने और हीरे के अपने महलों के बड़े बड़े आंगन और कोष्ठों में घूम घूम कर परखने लगी कि वह एक है, अकेली है, कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। महल हैं जो जितने बड़े हैं उतने ही वीरान हैं। हवा उनमें साए साए करती हुई निकल जाती है। समंदर का जल सीढ़ियों पर पछाड़ खाता रहता है। पक्षी आकर ऊपर ही ऊपर उड़ जाते हैं। बादल जहां तहां भागते रहते हैं। आसमान गुंबद सा नीला नीला निर्विकार खड़ा रहता है और राजकन्या पाती है उसका कोई नहीं है, कोई नहीं। वह अपनी ही है, लेकिन क्या वह अपनी ही है? बीतते पलों के बीच काल स्थिरता से देख रहा है। राजकन्या के मन के भीतर निमंत्रण अनिर्भ झंकार दे रहा है। यद्यपि बाहर सब मौन है, वह मंत्र की निरंतर जागृत ध्वनि ही उसका सहारा है, नहीं तो एकदम सब शून्य है, सब व्यर्थ है। उसके भीतर जो प्रतीक्षा है वही है सब निस्सारता के बीच सार सत्य। जब प्रतीक्षा है सत्य, तो वह असत्य कैसा जिसकी प्रतीक्षा हो? जब प्रतीक्षा मैं कर रही हूँ, तो प्रतीक्षा को समाप्त कर देने या उसे असमाप्त रखने वाला भी है।
वह नहीं है तो मैं ही नहीं हूँ। पर मेरे भीतर की झंकार तो है ही। तब उसको धारण करने वाली मैं भी हूँ, और तब उसको ध्वनित करने वाला वह भी है और है। पर मास बीते, वर्ष बीते, शताब्दियां बीती, युग बीते। महल के बड़े बड़े आंगन प्रकोष्ठों में खड़े हुए स्तब्ध, ऊपर की छतें, सामने की दीवारें और चारों ओर का भून्य गूंजा गूंजा कर कहता है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे ओ राजकन्या, बस काल है जो बीतने का नाम नहीं, काल है जो मौत का भी नाम नहीं। अरे राजकन्या, बस कहीं और कुछ नहीं है। पर राजकन्या के भीतर तो एक मंत्रोच्चार की ध्वनि हो रही है। उसे इनकार करे तो कैसे करे? नहीं कर सकती। इसमें काल को चुनौती मिलती है तो भी क्या? वह है, वह है। नहीं तो मैं किसके लिए हूँ? अपनी प्रतीक्षा के लिए मैं हूँ, और मेरी प्रतीक्षा उसके लिए है। हवा सनसन करके उसके कानों में भर जाती है। समंदर का हाहाकार चेतना को दबोच लेना चाहता है। काल आकर उसके सब कुछ को मानो रौंदता हुआ उसके ऊपर से जाकर भी नहीं जाता। वह भागता हुआ भी उसके ऊपर डटा खड़ा है। राजकन्या को लगता है मानो एक अट्टहास कह रहा हो कि ओ राजकन्या, देख, चारों ओर सब खोखला है कि नहीं? अरियो, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है। मनबीत मत अपनी कुविता। राजकन्या, कहीं कोई नहीं है। धरती दूर है, बीच में समंदर साथ है, और आने वाला राजपुत्र कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है। कह तो एक बार कि कोई नहीं है, फिर देख कि वे सब किन्नरियां पलक मारते ही तेरे पास आती हैं या नहीं। वह सब मेरी बांदियां हैं। राजकन्या पुकारना चाहती है, ओ मेरी सखियों को मुझे दे दो, पर जिसके लिए मैं हूं वह तो है, नहीं तो मैं नहीं हूं। उसकी इस बात पर मानो अट्टहास और सहस्र गुणित होकर उसके चारों ओर व्याप्त जाता है, मानो उसे लील लेना चाहता हो। तब राजकन्या आंखें मूंद कर प्राणपण से भीतर ही कह उठती है, तू है, नहीं आया है तो भी तू आ ही रहा है। तू आने के लिए ही नहीं आया है। तेरी इस ठगाई में आकर मैं प्रातः संध्या तेरे आंगन को धोने में चूक करने वाली नहीं हूँ। वो छलिया, जो नहीं जाने वह नहीं जाने। पर क्या यह हंसने वाला काल बलि भी नहीं जानता? पर मैं जानती हूँ। सुन, ओ सुन, मैं और मेरी प्रतीक्षा, हम दोनों तुझसे टूटने के लिए ही टिके हैं। नहीं तो हम होते ही क्यों? तू आएगा और मैं टूट कर कृतार्थ हो जाऊंगी। चारों ओर होता हुआ अट्टहास चित्कार का रूप धर उठा, मानो सहस्रों कंकाल दांत किटकिटाकर विकट रूप से गर्जन कर रहे हों। हवा प्रचंड हो उठे, समुद्र दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुटकार करने लगा। जान पड़ा सब ध्वंस हो जाएगा। इस आतंककारी प्रकृति के रूप के नीचे राजकन्या भय से कांप कांप गई, पर वह जपती रही, तू है, तू है। थोड़ी देर में किसी ने उसके भीतर ही जैसे हंस कर कहा, अई बड़ी राजकन्या पगली, धित, मैं कहाँ अलग हूँ, क्योंकि मैं तो तेरे नहीं में भी रहूंगा। सुना, अब कान खोल और हंस। उस समय राजकन्या ने दोनों हाथों से पूरे जोर से अपने वक्ष को दबा लिया। उसके सारे गात में पुलक हो आया। वह यह सब कैसे सहे, कैसे सहे? उसके मुंह से हर्ष की एक चीख निकली, मानो वह पागल हो गई हो। क्षण भर बाद अपनी आंखें खोली, देखती है सब और बसंत है, और महल के द्वार से किन्नरी बालाएं भांति भांति के उपहार लिए चली आ रही हैं। पास आने पर राजकन्या ने जाने कैसी मुस्कान से कहा, तुम आ गई, यह क्या क्या लिए आ रही हो? किन्नरी बालाओं ने कहा, उपहार है, ये राजपुत्र की इच्छा अनुसार हमें लाने के लिए कहा गया है। राजपुत्र? कैसा राजपुत्र? अभी हमारे आगे आगे उसकी सवारी आ रही थी। राजकन्या, अब वह कहाँ गए? राजकन्या ने मुस्कुराकर कहा, कौन राजपुत्र जी? एक तो आए थे, उनको मैंने कैद में डाल दिया है। अब वह उपद्रव नहीं करेंगे। हमारे द्वीप में उनका क्या काम, क्यों सखियों? इसके बाद राजकन्या उठकर अपनी किन्नरी सखियों के साथ एक एक से गले मिली। अनंतर वह हर प्रकार की क्रीड़ा में मग्न भाव से भाग लेने लगी, और फिर अवसाद उसके पास नहीं आया। तो ये कहानी थी
और इस कहानी के बारे में जो इसका शिल्प है, गठन है, चरित्र चित्रण है, जिस तरह से मनोवैज्ञानिक उन्होंने विश्लेषण किया है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब वक्त है कि कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएं ताकि आप उसका जवाब दे सकें। तो पहला प्रश्न है, लेखक ज्ञानेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ? इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि सुनते हुए भी कई चीज़ें याद हो जाती हैं और 2-3 बार सुनने से तो आपको आराम से याद हो जाएंगी। हाँ, ये कुछ खास प्रश्न हैं जो इस कहानी से बनते हैं। लेखक ज्ञानेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ? 2 जनवरी 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। लेखक ज्ञानेंद्र का मूल नाम आनंदीलाल था। लेखक ज्ञानेंद्र कुमार के पिता का नाम श्री प्यारेलाल, ज्ञानेंद्र कुमार के माता का नाम श्रीमती रमा देवी। लेखक ज्ञानेंद्र कुमार की पहली कहानी खेल, इसका प्रकाशन वर्ष 1928। इनका पहला उपन्यास पड़क, इनका पहला कहानी संग्रह फांसी, फांसी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या लेखक ज्ञानेंद्र कुमार की कहानी संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। प्रश्नोत्तर शैली में ज्ञानेंद्र कुमार की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना समय और हम है। ज्ञानेंद्र कुमार को उनके लेखन के लिए दिए गए पुरस्कारों में साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, हस्तीमाल डालमिया पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार सम्मिलित हैं। इनका निधन 14 दिसंबर 1988 को हुआ। नीलम देश की राजकन्या में किस द्वीप का वर्णन है? नीलम द्वीप का वर्णन है। नीलम देश की जो राजकन्या है उनके कितने महल हैं? 3 महल हैं। इन महलों के नाम क्या हैं? पुखराज महल, पन्ना महल और हरिका महल। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या की सेवा में कौन कौन रहती हैं? तो अनेकों गंधर्व बालाएं और किन्नरियां, अप्सराएं। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? कहानी है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकुमारी किसके इंतजार में है? राजकुमार के इंतजार में है। और क्या वह राजकुमार सत्य है? नहीं, वह राजकुमार मिथ्या है। वह एक राजकुमारी के मन का एक अवसाद है। नीलम देश की राजकन्या में प्रसाद किससे उद्यान बना रहता है? प्रसाद कहते हैं महल को, तो किससे उद्यान बना रहता है? तो हरियाली, रंगीन और जगमग से, अप्सराओं, गंधर्व बालाएं और किन्नरी कन्याओं से। नीलम देश की राजकन्या कहानी में अप्सराएं, किन्नरी बालाएं किनकी आज्ञा पर राजकन्या की सेवा में नियोजित हुई थी? इंद्र की आज्ञा पर। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? ये हम बात कर चुके हैं कहानी की। इसके लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र हैं। ये किस प्रकार का कहानी संग्रह है? मनोवैज्ञानिक। इस कहानी में किसके मनोभावों को दर्शाया गया है? एक स्त्री के मनोभावों को दर्शाया गया है। कहानी के अनुसार किसको एक एक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक फीका लगने लगा? राजकन्या को। कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या में कितने महल हैं? 3 महल हैं। कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा जाता? राजकन्या से। सखी हक्का दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ता है? किन्नरी बालाएं। कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उससे उज्जवल हंसी की फुहार पराग से चहु ओर बिखरी रहती है? अप्सराएं। कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी हैं? किन्नरियां। कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुकार करने वाला कौन है? समुद्र। किन्नरी बालाएं किसके लिए भांति भांति के उपहार लाती हैं? राजकन्या के लिए। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया है? 1। नीलम देश की राजकन्या का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी जानकारियों के बाद, इतने प्रश्नों को सुनने के बाद और कहानी को पूरा जानने के बाद आपके मन में इस कहानी को लेकर के कोई संदेह नहीं रह जाएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे आप उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।